हेलो नमस्कार। मैं विवेक स्वागत करता हूं आपका यूट्यूब चैनल लर्न एजुकेशन में। और आज हम अपने इस वीडियो में एमएड फर्स्ट सेमेस्टर का जो फोर्थ पेपर है रिसर्च मेथड्स इन एजुकेशन वो आपके सामने मैं जो है प्रस्तुत करूंगा। ये जो पेपर है ये वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी का एमएड फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर है। और ये वीबीएसपी और सुहेलदेव यूनिवर्सिटी दोनों के लिए ही ये काम करेगा क्योंकि दोनों का ही सिलेबस सेम है। ठीक है, तो आइए हम अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि 2022 और 2023 इन दो वर्षों में फर्स्ट सेमेस्टर का ये जो फोर्थ पेपर है उसमें कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट ये सब्जेक्ट है रिसर्च मेथड्स इन एजुकेशन। ठीक है ना, तो इस पेपर को बहुत ध्यान से हमें पढ़ना है। और आइए इसमें आए हुए प्रश्नों की हम एक बार चर्चा कर लेते हैं कि क्या प्रश्न यहाँ पर पूछे गए थे। चलिए, तो आइए सबसे पहला जो हमारा वेरी शॉर्ट आंसर जो क्वेश्चन है उसमें पहला प्रश्न पूछा गया, ज्ञान के संचयन को परिभाषित कीजिए। प्रिजर्वेशन ऑफ नॉलेज क्या है। ठीक है ना, काफ़ी अच्छा प्रश्न। ये पेपर थोड़ा ध्यान से हमें पढ़ना भी है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ये जो पेपर है ना। अब व्हाट इज इंक्वायरी, परिपरीक्षा क्या है। परिपरीक्षा के बारे में पूछा गया यहाँ पर। तीसरा प्रश्न आप देख सकते हैं पूछा है, क्षेत्र अध्ययन को परिभाषित कीजिए। फील्ड स्टडी क्या है, क्षेत्र अध्ययन क्या है। ठीक है, इसको परिभाषित करना है यहाँ पे तीसरा। चौथा प्रश्न यहाँ पर पूछा गया, क्या शोध समस्या का स्रोत बौद्धिक विचार विमर्श है। ठीक है ना, तो शोध समस्या के कई स्रोत होते हैं जिसमें से हमें बौद्धिक विचार विमर्श शोध समस्या का स्रोत हो सकता है, इसके बारे में हमें बताना है। ठीक है, पांचवा प्रश्न पूछा गया, परिकल्पना में पर्याप्तता का क्या तात्पर्य है। सफिशियंसी। ठीक है, पर्याप्तता क्या है परिकल्पना में। ठीक है, तो परिकल्पना के बारे में भी हम अपनी वीडियोस में पढ़ेंगे ध्यान से, है ना। इसको हम इस पेपर को ध्यान से पढ़ना है। तो व्हाट इज पैरामीटर, प्राचल क्या है। हमें पैरामीटर या प्राचल के बारे में बताना है। सातवां प्रश्न यहाँ पर पूछा गया, सांख्यिकीय अनुमान को परिभाषित कीजिए। ठीक है, सांख्यिकीय अनुमान किसे कहते हैं। उसके बाद आठवां प्रश्न, शोध प्रतिवेदन का प्रारूप तैयार कीजिए। कोई शोध प्रतिवेदन का प्रारूप संक्षिप्त रूप में यहाँ पर तैयार करना है। नवा प्रश्न है, समाजमिति आरेख को परिभाषित कीजिए। समाजमिति आरेख क्या होता है। ठीक है ना, इसको हमें परिभाषित करना है। 10वां प्रश्न, ग्राफीय मापनी का महत्व बताइए। ग्राफिक स्केल क्या है, ग्राफीय मापनी का इम्पोर्टेंस बताना है, उसके बारे में यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं और सेक्शन बी में देखते हैं कि कौन से प्रश्न पूछे गए। सेक्शन बी में जो दूसरा प्रश्न पूछा गया, वैज्ञानिक विधि के पदों की विवेचना कीजिए। वैज्ञानिक विधि क्या है, उसमें कौन कौन से पद आते हैं। ठीक है ना, तो आगमनात्मक निगमनात्मक विधि संयुक्त रूप से जब प्रयोग की जाती है तो ये वैज्ञानिक विधि हो जाती है। और उसके बारे में हम जो है डिटेल में पढ़ेंगे अपने वीडियोज़ में। आगे अनुसंधान के सामान्य उद्देश्यों को लिखिए। अनुसंधान के सामान्य उद्देश्य क्या क्या हैं उसको यहाँ पर लिखना है, अथवा में पूछा गया। तीसरा प्रश्न देखिए, अच्छे अनुसंधानकर्ता के गुणों की विवेचना कीजिए। एक अच्छा अनुसंधानकर्ता में कौन कौन से गुण होने चाहिए। अनुसंधान बहुत ही धैर्य पूर्ण कार्य है। ठीक है ना, तो एक अनुसंधानकर्ता में जो है कई गुण होने चाहिए जिससे वह एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें नए निष्कर्षों की प्राप्ति होती है। तो ये थोड़ा समय भी लेती है, इसलिए इसमें अनुसंधानकर्ता जो है को श्रम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है धैर्य के साथ। तो उनके क्या गुण होने चाहिए वो चीज़ें यहाँ पर पूछी गई हैं। मात्रात्मक अनुसंधान हेतु शोध रूपावली तैयार कीजिए। रिसर्च पैराडाइम फॉर क्वांटिटेटिव रिसर्च। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये शोध रूपावली रिसर्च पैराडाइम तैयार करना है। चौथा प्रश्न यहाँ पूछा गया कि शोध समस्या के मूल्यांकन हेतु चेकलिस्ट है, चेकलिस्ट बनाना है शोध समस्या के मूल्यांकन के लिए। ठीक, चलिए अगला प्रश्न पूछा गया, अथवा में परिकल्पना की सार्थकता के विषय में क्या है। क्या परिकल्पना की सार्थकता को कैसे चेक करते हैं इसके विषय में उल्लेख कीजिए, पूछा गया है। फिर पूछा गया, शोध प्रस्ताव की रूपरेखा तैयार कीजिए। शोध प्रस्ताव एक यहाँ पर बनाना है, उसकी रूपरेखा तैयार करनी है। क्रमबद्ध यादृच्छिक प्रतिचयन का वर्णन कीजिए।
ठीक है ना। तो ये सैंपल से जो हम सैंपल का जो इकट्ठा करते हैं उसी का एक प्रकार है क्रमबद्ध यादृच्छिक प्रतिचयन, उसका हमें वर्णन करना है। छठवां प्रश्न पूछा गया, शोध उपकरण की विश्वसनीयता कैसे निर्धारित करेंगे। यानी किसी भी चर का मापन करने के लिए जो शोध उपकरण होते हैं वो विश्वसनीय होने चाहिए, इसका निर्धारण हम कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो विश्वसनीयता को कुल मिला के हमें यहाँ पर बताना है, उसका निर्धारण कैसे करेंगे शोध उपकरण का। अभिवृत्ति मापनी हेतु विशिष्टीकरण तालिका तैयार कीजिए, ठीक है। तो अभिवृत्ति मापनी के लिए एक हमें तालिका यानी ब्लूप्रिंट जो है हमें यहाँ पर तैयार करना है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेक्शन सी में चलते हैं, ठीक है जो ना, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में। सातवां प्रश्न पूछा गया, संबंधित साहित्य के सर्वेक्षण में पुस्तकालय कौशल एवं संक्षिप्त प्रलेखन की विवेचना कीजिए, है ना। नोट टेकिंग और ये पुस्तकालय कौशल, इन दोनों चीज़ों के बारे में हमें विवेचना करनी है। ऐतिहासिक अनुसंधान का वर्णन करना है, हिस्टोरिकल रिसर्च के बारे में यहाँ पे हमें बताना है। 9वां प्रश्न, प्रतिदर्श का आकार कैसे निर्धारित, यानी सैंपल साइज कितना बड़ा हो उसका आकार कैसे निर्धारित करेंगे, वो यहाँ पर पूछा गया है। प्रेक्षण तकनीकी का विस्तार से वर्णन कीजिए, ऑब्जर्वेशन टेक्निक जो होती है डाटा कलेक्शन की, उसको हमें विस्तार से यहाँ पर बताना है। 11वां प्रश्न पूछा गया, 2 नोट्स इसमें लिखने हैं, सहसंबंधनात्मक अनुसंधान कोरिलेशन रिसर्च और कार्यकारणीय तुलनात्मक अनुसंधान, है ना, ये दोनों के बारे में कैजुअल कंपैरेटिव रिसर्च के बारे में हमें यहाँ पर बताना है, ठीक। तो ये रहा हमारा 2022 में फर्स्ट सेमेस्टर का जो 4th पेपर है, ये वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में आया था, इसकी चर्चा हमने की। आइए हम दूसरे पेपर 2023 में जो पेपर आया था उसकी भी चर्चा हम इसी में कर लेते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि 2023 में जो 4th पेपर है वो कुछ इस प्रकार से आया था, रिसर्च मेथड्स इन एजुकेशन। और पहले वेरी शॉर्ट आंसर में पहला प्रश्न पूछा गया, शून्य परिकल्पना क्या है बताइए, ठीक है ना। शून्य परिकल्पना के बारे में यहाँ पर पूछा गया था, शून्य परिकल्पना क्या है इसको समझाना है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया, मध्यवर्ती चर इंटरवीनिंग वेरिएबल क्या है, मध्यवर्ती चर क्या है इसको हमें यहाँ पर बताना है। उसके बाद पूछा गया, यादृच्छिक प्रविधि रैंडम टेक्निक क्या है, यादृच्छिक प्रविधि किसे कहते हैं, डाटा कलेक्शन जो है ना, सैंपल से जो हमारा सैंपल से जो भी हम चयन करते हैं आंकड़ों का, तो उसी में यादृच्छिक प्रविधि किसे कहते हैं वो पूछा गया है। आंतरिक वैधता इंटरनल वैलिडिटी को यहाँ पे स्पष्ट करना है, आंतरिक वैधता क्या है। अगला प्रश्न पूछा गया, संक्षिप्त सारांश को परिभाषित कीजिए, एब्स्ट्रैक्ट संक्षिप्त सारांश क्या है उसको यहाँ पर बताना है। ज्ञान में अंतराल, व्हाट इज गैप इन नॉलेज, ज्ञान अंतराल क्या है ये पूछा गया। 7वां प्रश्न, शोध कार्य में बीटा से क्या तात्पर्य है, शोध कार्य में बीटा से क्या तात्पर्य है, बीटा पूछा गया था, ठीक है ना। उसके बाद संदर्भ ग्रंथ सूची में को लिखने के तरीका जो एपीए शैली है में किसी पुस्तक के अध्याय का संदर्भ कैसे लिखा जाएगा, तो एपीए शैली यहाँ पर अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन एपीए शैली में संदर्भ ग्रंथ सूची में जो रेफरेंस दिया जाता है उसको लिखने के एक तरीका बताया, स्टाइल बताया, उसी को यहाँ पर पूछा गया है कि किस प्रकार से लिखा जाता है। उसके बाद यहाँ पर 9वां प्रश्न पूछा गया है, आंतरिक आलोचना और बाह्य आलोचना के मध्य अंतर स्पष्ट करें, आंतरिक आलोचना इंटरनल क्रिटिसिज्म और एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म के बारे में यहाँ पे पूछा गया है, ठीक। 10वां प्रश्न पूछा गया, शोध अभिकल्प से संरचना कैसे संबंधित है, रिसर्च डिजाइन स्ट्रक्चर यानी रिसर्च स्ट्रक्चर से कैसे संबंधित है, संरचना से कैसे संबंधित है, ये 2 चीज़ें उनमें पूछा गया इसके, है ना। अब आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्नों पर। इसमें पूछा गया, शोध प्रपत्र लेखन के प्रमुख सोपान कौन कौन से हैं, यानी कि जो हमारा रिसर्च पेपर है
उसको लिखने के चरण कौन कौन से, स्टेप्स कौन कौन से हैं, वो यहाँ पर पूछा गया। अगला प्रश्न अथवा में पूछा गया शोध समस्या से के स्रोत से क्या अभिप्राय है, यानी शोध समस्या का स्रोत क्या है, उससे आप क्या समझते हैं, ये पूछा गया। तीसरा प्रश्न पूछा गया आधारभूत, व्यवहित और क्रियात्मक शोध के मध्य अंतर बताना है, यानी कि फंडामेंटल रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च और एक्शन रिसर्च के बीच अंतर हमें बताना है, ठीक है। अंग्रेजी में जिसको लिखेंगे। शोध में चर का क्या महत्व है, किसी शोध में चर का क्या महत्व है वो पूछा गया है। वेरिएबल की क्या जरूरत होती है, उसका क्या महत्व है। चौथा, परिकल्पना का अर्थ स्पष्ट करते हुए उसकी प्रकृति को समझाइए। परिकल्पना का अर्थ बताना है और उसकी कैसे क्या प्रकृति है वो बताना है, ठीक है ना। एक उत्तम शोध अभिकल्प के दो उदाहरण यहाँ पर बताए गए, ठीक है। तो एक उत्तम शोध अभिकल्प के क्या उदाहरण हो सकते हैं ये हमें बताना है। पांचवा प्रश्न पूछा गया प्रयोगात्मक शोध में चरों के जोड़ तोड़ से क्या आशय है। प्रयोगात्मक शोध में चरों के जोड़ तोड़ से क्या आशय है ये पूछा गया। एक अच्छे प्रतिदर्श की क्या विशेषताएं हैं, प्रतिदर्शन की किसी एक विधि का वर्णन कीजिए। एक अच्छे सैंपल की क्या विशेषता है और किसी एक सैंपल अपने सैंपल हम कैसे बनाएंगे उसकी एक विधि का वर्णन हमें यहाँ पर करना है। छठा प्रश्न साक्षात्कार प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए, इंटरव्यू प्रोसेस हमें बताना है यहाँ पर। प्रश्नावली निर्माण में आवश्यक सावधानियों का वर्णन करें, यानी प्रश्नावली निर्माण में कौन कौन सी सावधानियां हमें बरतनी चाहिए वो चीज़ें यहाँ पर पूछा गया है, ठीक। अब आते हैं लॉन्ग आंसर में। लॉन्ग आंसर में ये जो प्रश्न है पूछा गया शैक्षिक अनुसंधान के अर्थ, ठीक है। शैक्षिक अनुसंधान के अर्थ के बारे में पूछा गया। प्रकृति और उद्देश्यों का वर्णन हमें करना है। तो शैक्षिक अनुसंधान क्या है, उसकी प्रकृति और उद्देश्य बताइए। आठवां प्रश्न पूछा गया परीक्षण की वैधता और विश्वसनीयता से आप क्या समझते हैं, दोनों के मध्य संबंध स्पष्ट करें। परीक्षण की वैधता और विश्वसनीयता से क्या समझते हैं, दोनों वैधता या विश्वसनीयता को हमें यहाँ पर स्पष्ट करना है, ठीक। अंतर क्या है दोनों में, संबंध किस प्रकार का है वो हमें बताना है। ऐतिहासिक अनुसंधान जो कि पिछले साल भी पूछा गया था, ऐतिहासिक अनुसंधान की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। ऐतिहासिक अनुसंधान की उदाहरण सहित व्याख्या करना है। यहाँ पर पूछा गया परिकल्पित निगमनात्मक शोध रूपावली की उपयुक्त उदाहरण देते हुए व्याख्या कीजिए। हाइपोथेटिको डिडक्टिव रिसर्च पैराडाइम है ना, यूजिंग एप्रोप्राइट एग्जाम्पल, ये यहाँ पे पूछा गया कि परिकल्पित निगमनात्मक शोध रूपावली क्या है और उसकी उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए, ये पूछा गया। 11वां प्रश्न पूछा गया, नोट्स लिखना है इसमें। समाज मितीय तकनीक क्या है, शोध प्रतिवेदन के बारे में और गुणात्मक अनुसंधान के बारे में पूछा गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने 2023 के एमएड के फर्स्ट सेमेस्टर का 4th पेपर की भी चर्चा हमने कर ली है। आशा है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुभ दिन।